Okay. Hi. Good morning. Amey here. So लास्ट ऑडियो हमने जो सुना था, तो उसमें हमने एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस बिजनेस कैसा होना चाहिए उसका कंसिडरेशन किया था। नाउ अब हम एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ये इंश्योरेंस बिजनेस होता क्या है। ठीक है। सो लेट्स चेक के ये पूरे इंश्योरेंस बिजनेस में सबसे बड़ा जो लीडर है वो है LIC आज के डेट में। ठीक है। तो उसके बाद जो आता है बंदा वो है प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट बिजनेसेस, जैसे HDFC लाइफ है, ICICI प्रूडेंशियल है, देन SBI है। SBI को भी मैं इसमें ही डालूँगा, बट क्योंकि SBI लाइफ भी एज अ प्राइवेट जैसा ही काम कर रहा है, इवन दो इट इज़ अ PSU। सो उसमें मैक्सिमम स्टेक जो है वो SBI का ही है, बट स्टिल उसका जो वर्किंग कल्चर है वो प्योरली एज अ प्राइवेट एंटिटी वो काम कर रहा है। ठीक है। सो पहले तो हम हिस्ट्री देखेंगे कि ठीक है, लास्ट 20 साल पहले एक में यहाँ पे प्लेयर था, वो था LIC। सो 100% के आसपास जो टोटल पॉलिसीज़ आती थी वो बनती थी, वो LIC की बनती थी। उसके बाद 2001 में वो रिवॉल्यूशन हुआ। सो गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज़ को भी कहा कि भाई आप भी अपना बिज़नेस चालू कर सकते हो, बट हमारे ये नॉर्म्स रहेंगे, वो नॉर्म्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो उस टाइम पे HDFC लाइफ शुरू हुआ, ICICI पूल शुरू हुआ, एंड सो ऑन। सो 2003-04 की बात है। सो उस टाइम पे जो मार्केट शेयर था ऑफ टोटल पॉलिसीज़, तो LIC का जो मार्केट शेयर था वो लगभग 95% था। 2003-04 में LIC का जो मार्केट शेयर था ऑफ टोटल पॉलिसीज़ वो था 95% और प्राइवेट का जस्ट 5% था। बट आज के डेट में आप देखोगे कि वो मार्केट शेयर प्राइवेट कंपनीज़ लेते आ रही है। ओके। एंड अगर आप आज के डेट में देखोगे 2018 के ईयर में, तो LIC का जो 95% का था, तो लास्ट 15 साल में वो श्रिंक होके हो गया है 52% के आसपास। ठीक है। HDFC लाइफ का जो मार्केट शेयर है वो 14% है, SBI लाइफ का शेयर है 9%, ICICI प्रू का लाइफ मार्केट शेयर है 6.5% के आसपास, और अदर्स में बाकी प्लेयर्स आ जाते हैं। सो ये 4 मेजर प्लेयर है हमारी इंडस्ट्री में। ठीक है। सो अब हम LIC में ही हमको लाइफ इंश्योरेंस के बिज़नेस में ही क्यों इन्वेस्ट करना है। ठीक है। सो भाई एक सिंपल बात है कि जैसे ही हम लिटरेट हो रहे हैं, हमारा इंडिया लिटरेट हो रहा है, तो लोगों को ये ज़रूरत पड़ेगी कि सबका एक लाइफ इंश्योरेंस रहे, यानी उनके डिपेंडेंट जो है वो, उनको अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए, बट आपके जाने से हमारी फैमिली धोखे में आ सकती है। ओके। सो हाउ कैन दे सर्वाइव। सो उसके लिए आपको ये पॉलिसी निकालना मस्ट है। तो ये लिटरेसी जो आ रही है इंडिया में वो धीरे धीरे बढ़ रही है अभी आज के डेट में। ठीक है। सो अगर हम GDP का पूरा कैलकुलेशन करें तो हमारा ये जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो पेनिट्रेशंस के फैक्टर से कैलकुलेट होता है, यानी मेरे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस GDP के कितने % पेनिट्रेट हुए हैं। ठीक है। सो ये पेनिट्रेशन का परसेंट है वो लगभग 6.7% के आसपास है 2018 के हिसाब से। और आप वर्ल्ड का अगर फिगर देखोगे तो स्टैंडर्ड डेवलप्ड इकोनॉमी जो है, जैसे US है, UK है, यूरोप है, ठीक है, तो इनका जो पेनिट्रेशन जो रेट है वो 8 से 10% है। तो एज वी आर डेवलपिंग कंट्री, हमारा ये पेनिट्रेशन टू GDP ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वो बढ़ने ही वाला है। ठीक है। सो ये 3.7 से कल जाके 8 to 10% के रेंज में आने वाला है। सो अभी नहीं, मे बी उसको 10-12 साल शायद लग जाए। ठीक है। सो एक तो ये पेनिट्रेट भी होने वाला है और हमारी इकोनॉमी भी बढ़ने वाली है। सो
द चांसेस ऑफ ग्रोइंग दिस इंडस्ट्री इन नेक्स्ट 15 ईयर्स इज़ टेंटेटिवली 3 to 4 टाइम्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपको इजीली स्कोप दिखता है कि ये बिज़नेस बढ़ने वाला है। जैसे हमने कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि मेरे नेटफ्लिक्स का अमाउंट डिडक्ट हुआ है। सो पेंडेमिक सिचुएशन में मैं टेंशन में हूँ, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, बट फिर भी मैं एंटरटेनमेंट के लिए एक्स्ट्रा फीस पे कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई बिज़नेस है क्या जिसमें फियर में मुझे प्रीमियम पे करना ही है नो मैटर व्हाट? ठीक है, सो ऐसा कोई बिज़नेस है तो दैट बिज़नेस इज़ LIC का बिज़नेस, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस का बिज़नेस। सो कोई भी सिचुएशन आती है मुझे प्रीमियम पे ही करना है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट पीपल विल थिंक एंड पीपल आर गेटिंग लिटरेट, एजुकेशन भी मिलता है लोगों को। जैसे जैसे आप ग्रो होते हो तो कंपनीज़ में भी सेशंस होते हैं कि भाई आप इंश्योरेंस पॉलिसी लो, ये वो ऐसा वैसा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये बिज़नेस को क्यों खरीदना है कि यस ये बिज़नेस का विजिबिलिटी है, आपको दिख रहा है क्लियर कट कि ये आगे फ्यूचर है ये बिज़नेस का। जैसे FMCG का फ्यूचर हमेशा रहा था, तो ये इसका भी फ्यूचर रहने वाला है। सो दिस बिजनेस विल ऑलवेज ट्रेड एट हायर वैल्यूएशन इन द सेंस, जैसे आप देखते हो कि डीमार्ट का आज के डेट में 100 के ऊपर PE है। HUL एक्चुअली ये वैल्यूएशन PE के बेसिस पे नहीं होता है, बट टू एक्सप्लेन इट मोर सिंपलर वे मैं PE कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे HDFC लाइफ का भी FMCG का कोई भी बिज़नेस ले लो आप, उसका PE 50 के ऊपर। सो FMCG का कोई भी बिज़नेस ले लो उसका PE 50 के ऊपर ही है। ठीक है, सो सेम रिस्पेक्ट लाइफ इंश्योरेंस को भी मिलने वाली है, मिल रही है। तो आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस का बिज़नेस निकाल लो, HDFC लाइफ ले लो, SBI लाइफ ले लो, सो इनका जो PE है वो 50 के ऊपर ही है। ठीक है, और दूसरा तो प्राइवेट सेक्टर को क्यों डिमांड रहने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट के कंपनीज़ का शेयर कम होने वाला है। यानी गवर्नमेंट के, यानी एक मैं LIC की बात करूँ, उसका शेयर कम ही होने वाला है। ठीक है, ओके, सो इसमें इंश्योरेंसेस के बिज़नेस में 2 कैटेगरी होता है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस बिज़नेस होता है या नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिज़नेस होता है। ठीक है, सो नॉन लाइफ इंश्योरेंस तो क्लियर कट है कि ये आपके लाइफ के रिलेटेड है, बट नॉन इंश्योरेंस बिजनेसेस में भी कुछ बिज़नेस है, जैसे मोटर का बिज़नेस है, मोटर का लाइफ इंश्योरेंस बिज़नेस है, यानी आपके 4 व्हीलर्स का, 2 व्हीलर्स का। देन क्रॉप का लाइफ इंश्योरेंस है, फैक्ट्रीज जो बनाते हैं उसका लाइफ इंश्योरेंस होता है। कोई भी बिज़नेस कर लो, वो बिज़नेस में जो कुछ भी आप डिप्लॉय करते हो कैपिटल, जो कुछ भी मशीनरीज लेते हो, उसका लाइफ इंश्योरेंस, उसका भी इंश्योरेंस होता है। सो उसके लिए इंडिया में प्राइवेट में एक ही प्लेयर है, वो है ICICI लोम्बार्ड। ठीक है, सो मोर और लेस हम इस सेशन में फोकस करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के लिए, एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस हम एज ऑफ नाउ नहीं देखते। सो मे बी देखते हैं फ्यूचर में कुछ ऑडियो बनाने की नौबत आई तो हम देखेंगे। ठीक है, सो अभी ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, सो क्या होता है कि एज अ कस्टमर मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को कुछ प्रीमियम पे करता हूँ, बोल के भाई ये मेरा साल का प्रीमियम है, अगर कुछ मेरे को इशू हुआ तो मुझे इतना इतना पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, सो अब ये कंपनी क्या करती है, ये पैसा लेती है, और उसमें भी ये बिज़नेस में भी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में भी 2 कैटेगरी होती है। एक तो होता है लिंक्ड प्रोडक्ट और दूसरा होता है नॉन लिंक प्रोडक्ट। तो लिंक प्रोडक्ट में आप यूलिप ले लो। सो उसमें भी कैसा होता है कि यूलिप इज़ नथिंग बट लाइक LIC ने जैसे बोला है, तो मे बी LIC का जो मॉडल है वो यूलिप मेजरली यूलिप होता है, दैट इज़ लिंक प्रोडक्ट्स होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कंपनी बोलती है कि हम आपसे प्रीमियम तो ले रहे हैं, बट हम वो पैसों के ना खाली नहीं रखेंगे, हम उसको ना इन्वेस्ट करेंगे।
तो वो इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करती है या फिर अदर एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करती है, सो दैट वो पैसे, यानी आपको पता नहीं अभी ज़रूरत होगी या फ्यूचर में ज़रूरत होगी, बट ये पैसे आइडियल पढ़ने से बेटर मैं उसको इन्वेस्ट करूँ कहीं पे और वो पैसे का भी ग्रोथ हो, ठीक है। सो वो लिंक प्रोडक्ट्स के अंडर आता है। तो टोटल लाइफ इंश्योरेंस में 50+ यानी 50 to 55% जो है वो यूलिप की पॉलिसीज़ होती है और 45% जो है वो होती है नॉन लिंक प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो नॉन लिंक प्रोडक्ट्स यानी क्या होता है कि उसमें भी नॉन लिंक प्रोडक्ट्स यानी उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी दो टाइप होते हैं। एक तो पार बोलते हैं, एक नॉन पार बोलते हैं। तो पार पॉलिसीज़ क्या होती है, दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज़, जो क्या होता है कि आपको वो इंश्योरेंस कवरेज तो देता है बट आपको कुछ अमाउंट भी देता है एज अ डिविडेंड और बोनस। सो पार यानी पार्टिसिपेटिंग जो नॉन लिंक प्रोडक्ट्स में पार जो होता है, पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी जो होती है, वो क्या करती है, आपको इंश्योरेंस कवरेज भी देती है और साथ में जो कुछ भी अमाउंट आपने उनको हैंड ओवर किए, प्रीमियम हैंड ओवर किया है, तो उसमें से जो कुछ भी डिविडेंड्स आता है, बोनस आता है या फिर कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ने की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आते हैं, तो उसमें से थोड़ा पार्ट वो कस्टमर को भी देती है, ठीक है। ये हो गया पार। सो नॉन पार में क्या होता है कि ये प्योरली इंश्योरेंस कवरेज होता है इसमें। सो इसमें खाली आप पैसा पे करके जाओ, आपको कुछ पैसा वापस नहीं मिलने वाला है एंड आपको 100% वो टर्म इंश्योरेंस, हम इसको इंश्योरेंस कवरेज हो जाता है, यानी इसको हम मे बी टर्म इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये दो प्रोडक्ट्स हो गए। तो अभी ये LIC पॉलिसीज़ देखते हैं कि ये बिकती कैसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। यार वो आदत हो गई है, लाइफ इंश्योरेंस यानी वो LIC ही मुँह में रह जाता है हमेशा। तो मैं थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया यहाँ पे, सो मे बी जस्ट इग्नोर सच एरर्स, ठीक है। सो पॉलिसीज़ जो होती है वो बिकती कैसे हैं, वो चैनल्स क्या होते हैं उसके वो देखेंगे। तो देर आर वेरियस वे ये पॉलिसीज़ बिकती है। एक तो उसको बोलते हैं बैंक का बोलते हैं या बैंक अश्योरेंस बोलते हैं। सो इनका क्या होता है कि बैंक के साथ टाइप होता है और वो बैंक ऑन बिहाफ ऑफ यू पॉलिसीज़ बेचती है, तो बैंक इसमें से कमीशन कमाती है। तो एक होता है बैंक इंश्योरेंस होता है, बाद में ब्रोकर्स के थ्रू भी ये पॉलिसीज़ बेची जाती है, एजेंसीज भी होती है और डायरेक्ट भी ये बैंक ये पॉलिसीज़ जो है ऑनलाइन भी बेच सकते हैं ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस, ठीक है। सो अभी अगर देखोगे तो मैक्सिमम बिजनेस इनका बैंक इंश्योरेंस से आता है जो है 65%। मोस्टली सबका ही टेंटेटिव है, सो 60 to 65% आता है। देन ब्रोकर से आता है, ब्रोकर और एजेंसीज या इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स से, तो उनसे भी लगभग 20% आ जाता है सबको। और डायरेक्ट जो है अभी ऑनलाइन फैसिलिटी, यानी लोग अभी ऑनलाइन लेने लगे कुछ सालों से, तो फिर 10 to 20% ही ऑनलाइन होगा। सो इनका ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कहाँ से आता है, वो है डायरेक्ट जब ये सेल करते तब आता है, ठीक है। क्योंकि जो बाकी जो एजेंट्स या बैंक अश्योरेंस वगैरह है, तो उनमें से उनका कुछ कमीशन कट जाता है, ओके। सो जो डायरेक्ट बिजनेस है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर में ये डायरेक्ट बिजनेस ग्रो होने वाला है, या नहीं ये कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेंगी। तो अभी ये कंपनी के इनकम यानी रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, एक तो इनको प्रीमियम मिलता है कस्टमर्स से, ठीक है। बाद में ये क्या करते हैं कि जो कुछ भी प्रॉफिट आता है कंपनी का, वो ये इन्वेस्ट करती है। तो इन्वेस्ट करने के बाद भी इनको कुछ रिटर्न्स आता है, ठीक है। और एक तो ये खुद का भी प्रॉफिट इन्वेस्ट करती है या फिर प्रीमियम भी इन्वेस्ट करती है, तो उसमें से भी इनका प्रॉफिट जनरेट होता है। तो दूसरा इनकम हो गया इनका इन्वेस्टमेंट्स का। और तीसरा तो ये फ़ीस चार्ज करती है, ट्रांजैक्शन फ़ीस चार्ज करती है, सर्विस फ़ीस चार्ज करती है। तो ये फ़ीस से भी इनका रेवेन्यू आता है, बट ये फ़ीस का जो पार्ट है वो छोटा रहता है कंपनी का। सो मेजर जो है वो प्रीमियम से ही इनका बिजनेस चलता है, ठीक है। सो इनिशियल डेज में आप देखोगे इंश्योरेंस बिजनेसेस प्रॉफिटेबल नहीं रहते, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इनका वॉल्यूम बढ़ता है तो बिज़नेस हाईली प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि एक तो प्रीमियम भी बढ़ जाता है इनका, और जो उन्होंने पास्ट में इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट उनको कुछ सालों बाद मिलने लगता है, ठीक है। सो अभी अपन ये भी देखेंगे यहाँ पे कि
सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या है, यानी इनको फंड कैसे, यानी इनको फंड कहाँ से आता है। तो इनको दो तरीके से फंड मिलता है। एक तो होता है शेयर होल्डर्स फंड, यानी जब मैंने लिस्टिंग के टाइम पे जो कैपिटल रेज किया है वो फंड इज़ नथिंग बट शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। तो वहाँ से वो और एक तो वो फंड होता है, या फिर ये प्रीमियम से या फिर प्रॉफिट से जो कुछ भी ये मनी कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, वो भी वो थोड़ा पार्ट उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं शेयर होल्डर्स फंड में, ठीक है। और दूसरा सोर्स ऑफ फंड होता है इनका पॉलिसी होल्डर्स फंड, यानी ये फंड इनको जो कुछ भी कस्टमर प्रीमियम पे करता है वहाँ से इनको वो पैसा मिल जाता है। और ये फ़ंड ये सेपरेट क्यों रखते हैं, ये दो फंड क्यों सेपरेट रखते हैं, क्योंकि एक तो शेयर होल्डर्स के भी कुछ प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, जो आपके बिज़नेस का आप बिज़नेस का फंड बोल सकते हो, यानी जो कस्टमर्स के लिए है अपना, जो शेयर होल्डर्स के लिए। और दूसरा पार्ट होता है पॉलिसी होल्डर का। तो पॉलिसी होल्डर का फंड सेपरेट करने का यही रीज़न है कि कल जाके अगर कुछ सेटलमेंट आ जाता है ये बिजनेसेस को, तो वो ये पोर्शन में से ही पे बैक करते हैं या सेटलमेंट करते हैं, ठीक है। और अभी ये जो फंड है उसको यूज़ कैसे करते हैं, तो ये फंड पड़े तो वो वैसे ही रखने वाले नहीं है, राइट, तो वो इन्वेस्ट करने वाले, जैसे हमने प्रीवियसली देखा। तो ये फंड वो शेयर होल्डर्स का एक अलग इन्वेस्टमेंट का बकेट रखते हैं, और पॉलिसी होल्डर्स का भी एक सेपरेट बकेट होता है, ठीक है। अब ये हो गया इन्वेस्टमेंट और इनकम के बारे में। और अब अपन देखेंगे कि ये कंपनीज का एक्सपेंसेस क्या होता है। तो एक्सपेंसेस जैसे सेटलमेंट क्लेम्स हो गया, कमीशन हो गया, जो कुछ भी एजेंसीज को, ब्रोकर्स को या बैंक्स को देना होता है, या इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स को देना होता है। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी बिजनेस चलाने के लिए जो कुछ भी खर्चा आता है इनका। और अदर एक्सपेंसेस लाइक इनको बोनस देना पड़ता है, कस्टमर्स को भी कुछ बेनिफिट देते हैं, तो ये अदर एक्सपेंसेस में कैलकुलेट होता है। तो ये वैल्यूएशन हम कैसे निकाल पाएंगे ये बिज़नेस का, तो वैल्यूएशन निकलता है एम्बेडेड वैल्यू से। सो एम्बेडेड वैल्यू इज़ नथिंग बट जो कुछ भी आज तक ये कंपनी ने बिज़नेस किया है, प्लस यानी वो बिज़नेस में से प्रॉफिट कितना जनरेट किया है, एसेट्स कितने क्रिएट किए हैं, प्लस कैश जो कुछ भी अवेलेबल है, और जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने किए हैं आज तक। तो ये तीनों चीज़ें कंबाइन करके, यानी पास बिजनेस का प्रॉफिट्स या फिर एसेट्स प्लस कैश एंड उनका जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट है, तो ये तीनों फैक्टर को कंसिडर करके एम्बेडेड वैल्यू क्रिएट होती है। सो वैल्यूएशन जो है इंश्योरेंस बिजनेसेस का, वो एम्बेडेड वैल्यू से आप देख सकते हो। और रिस्क क्या है ये बिजनेसेस का, तो रिस्क ये है कि भाई कोई भी अनसर्टेनिटी आ सकती है फ्यूचर में। सो उस वजह से इनको भारी सेटलमेंट करने की नौबत आए। सो दैट इज़ द ओनली रिस्क। जैसा अभी करंट सिनारियो में कोरोना वायरस का चल रहा है, ठीक है, वी नेवर नो कि ये और ज़्यादा फट जाए या क्या। सो दैट माइट बी द रिस्क फॉर सच बिजनेसेस। ओके, सो ये हुआ इन जनरल लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस क्या होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑडियो में हम देखेंगे, हम कुछ कंपनी का कुछ क्वेरीज आया था उसका डिस्कशन करेंगे, जैसे किसी का HDFC लाइफ को लेकर है, SBI लाइफ को लेकर है, और एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बजाज फाइनेंस के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। एंड लेट्स सी लाइक हाउ द क्वेरीज आर। थैंक यू गाइस।